फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। आज अपना फर्स्ट लेक्चर है। कल मैंने आपको बेसिक सिलेबस के बारे में बता दिया था। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो यूनिट है आपका सिलेबस का, उस यूनिट का नाम है फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स की जो पहली यूनिट है वो है फ्लूइड। देखो तो बच्चों, सबसे पहले ये देखना है अपने को कि फ्लूइड अपन बोलते किसको, फ्लूइड अपन बोलते किसको है। तो फ्लूइड के बारे में देखो, डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली डिफॉर्म when we applied or when we subjected a tangential stress। मतलब आपके पास जो ये फ्लूइड है वो क्या है, एक टाइप का सब्सटेंस है। अगर उसके ऊपर अपन कंटिन्यूसली टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, डिफॉर्म होता जाएगा। तो क्या करेगा, ये डिफॉर्म होगा। तो कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिफॉर्म होगा अगर आप उसके ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करते हो। तो सिंपल सी फ्लूइड की डेफिनेशन है कि ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू ए टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस कितना भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा की जरूरत, बहुत ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रेस या कम होना, कितना कम हो या ज़्यादा हो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो होगा क्या, वो क्या होगा, कंटिन्यूसली डिफॉर्म। ये तो हुआ फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद फ्लूइड में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, आपने देखा होगा फ्लूइड में दो चीज़ें आती हैं। आप लिक्विड को भी फ्लूइड में कंसिडर करते हो और गैस को, दोनों किस में रहते हैं, ये इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अब एक क्रम और देखा जाता है इसके अंदर कि अगर ये कंटिन्यूसली इसके अंदर डिफॉर्मेशन होता रहेगा, जैसे आपके पास ये क्या है, फ्लूइड, कोई फ्लूइड था, आपने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया, तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई करते जाओगे तो होगा क्या, इसमें कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता जाएगा। अगर ये कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन चलता रहा तो होगा क्या, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। इसका फ्लो फ्लूइड है ना। तो सिंपल सा अपन क्या बोल सकते हैं कि द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस, द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज फ्लो फ्लूइड। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो फ्लूइड हो जाएगा। तो ये तो अपना था सिंपल फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो उसके अंदर क्या होता रहेगा, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता जाएगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड आपको समझ में आया। अब देखते हैं बच्चों कि जो ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, सब्जेक्ट का नाम क्या था, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अभी तो केवल अपने फ्लूइड देखा है कि फ्लूइड क्या है। अब देखते हैं बच्चों मैकेनिक्स किसको बोलते हैं। मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, मैकेनिक्स के अंदर तो बच्चों कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी हो, या तो वो स्टेशनरी है या क्या है वो मूविंग कंडीशन में, तो इन दोनों की स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। तो मैकेनिक्स के बारे में आप बोल सकते हो कि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है वैसे तो। इट डील्स विद स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडी। तो कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी है या कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसकी स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर। तो आपने फ्लूइड देख लिया और मैकेनिक्स देख लिया। अब दोनों को मिला के अपनी क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो दोनों को अब ऐड करना है आपको। तो जब मैं फ्लूइड की बात करूँगा तो आपको पता है लिक्विड और किसकी बात करूँगा, गैस की बात करूँगा। लेकिन यहाँ मैकेनिक्स में तो कोई भी ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, लिक्विड या गैस की। तो अब फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों पर कंबाइन करके अपन बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा, इट इज द साइंस विच, डेफिनेशन आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब दोनों को मिला के जो फ्लूइड मैकेनिक्स बना, जो फ्लूइड मैकेनिक्स बना वो क्या होगा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the behavior of fluid when it is
फ्लोइंग मोशन। तो अपन क्या करेंगे इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है या मोशन, उसकी अपन स्टडी करेंगे और उस फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी, मतलब जब आपका फ्लूइड मान लो रेस्ट पे था तो उसका बिहेवियर कैसा है, जब वो मोशन में है तो उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी स्टडी अपन किस में करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। एक चीज़ इसके साथ मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्या ऐड करना कि अब देखो जब ये फ्लूइड है मान लो किसी भी सरफेस के ऊपर ही होगा, जैसे मान लो ये फ्लूइड था, ये फ्लो हो रहा है, इसके कोई भी हो सकता है, इसके साथ जो सरफेस है वो कैसी होगी, सॉलिड हो सकती है, हो सकता है कि दो लिक्विड एक कंटेनर के अंदर दो लिक्विड है ना, तो हो सकता है उसकी जो दूसरी सरफेस होगी वो क्या होगी, लिक्विड होगी। तो लिक्विड लिक्विड की सरफेस भी हो सकती है, लिक्विड सॉलिड की भी सरफेस हो सकती है। तो इसकी अपन क्या करेंगे, इसका इंटरेक्शन भी देखेंगे, क्या करेंगे, इसका इंटरेक्शन भी देखेंगे, इसके साथ इस सॉलिड सरफेस के साथ कैसा इंटरेक्शन है वो भी अपन इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इस फ्लूइड मैकेनिक्स अपन बोलते किसको, फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसके अंदर किसकी स्टडी की जाएगी। सिलेबस अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। तो अब मैंने दो चीज़ें बोल दी कि एक तो आपका लिक्विड में मैंने बोल दिया कि वो फ्लूइड में बोल दिया कि लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और उसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, हो सकता है वो सॉलिड सरफेस हो सकता है वो कौन सी सरफेस हो, लिक्विड सरफेस हो, है ना। तो अब दो चीज़ें आ गई, एक हो गया आपके पास लिक्विड और एक हो गया आपके पास सॉलिड, दो चीज़ें। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों कि डिफरेंस क्या है। लिक्विड का बात करूँ या मैं इसका फ्लूइड बोल देता हूँ कि फ्लूइड के अंदर गैस और लिक्विड दोनों है, तो अपन डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, फ्लूइड्स के और सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस है वो अपन देख लेते हैं बच्चों। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है, ये चीज़ आपने 12th तक सब पढ़ के आए हो, बस एक बार वो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, क्योंकि 11th क्लास में आपने फ्लूइड्स का चैप्टर था प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसके अंदर आपने डिफरेंस देखा भी होगा। तो डिफरेंस एक एक करके मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, यहाँ पे फ्लूइड, एक तरफ लिख लेता हूँ सॉलिड, ठीक है। देखिए पहला जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, फ्लूइड के अंदर और सॉलिड के अंदर, वो क्या है कि इनमें जो कोहेसिव फोर्स है, जो मॉलिक्यूल होंगे फ्लूइड के, उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, लेस रहेगी। और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज़्यादा। तभी बच्चों आपने देखा होगा कि सॉलिड रहता है वो उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, अगर उसका उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी तभी तो वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे। तो इधर उधर मूवमेंट आपने देखा होगा कि सॉलिड कोई चीज़ पर जैसे टेबल है या चेयर है, वो क्या ऐसे थोड़ी टूट टूट के ऐसे गिर रही होती है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो क्या रहती है, सॉलिड रहती है, उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहती है, सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा और इसमें फ्लूइड के अंदर क्या रहती है, कम। तो इस फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि लिक्विड आप किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हो उसी की शेप ले लेता है। क्यों ले लेता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, कम। अगर सेकंड डिफरेंस की बात करूँ फ्लूइड के अंदर, तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो भी क्या रहती है इसके अंदर, इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी, ज़्यादा, और इसके अंदर क्या रहेगी, कम। देखो इंटरमोलिकुलर मतलब उन मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है वो कम रहेगा, किस में रहेगा, सॉलिड्स में कम रहेगा, तभी वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा रहता है। अब आप पूछोगे कि लिक्विड में गैस में किस में ज़्यादा रहता है, गैस में सबसे ज़्यादा रहता है वो इंटरमोलिकुलर गैप है, और लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में बिल्कुल कम, सबसे कम। तो गैप भी आप देख लिया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लूइड से, ये तो आप पहले क्लास आपने 11th क्लास में तो पढ़ा होगा, लेकिन तीसरा पॉइंट अब आपने नहीं पढ़ा होगा। देखो जो अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की, पहले सॉलिड की बात कर लेता हूँ। सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड में अगर डिफॉर्मेशन होगा तो डेफिनेट डिफॉर्मेशन होगा। डेफिनेट का मतलब अगर आपके पास ये बॉडी थी, ये आपके पास बॉडी थी, आपने उसके ऊपर क्या किया, टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया, तो बॉडी, इसकी बॉडी की जो शेप थी कैसी हुई, कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ये थीटा डिफॉर्मेशन आ गया। तो अगर यहाँ पे आपने कितना स्ट्रेस अप्लाई किया तो टो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। मतलब इसके अंदर जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो डेफिनेट डिफॉर्मेशन होगा, है ना, क्योंकि आपने टो की वैल्यू बढ़ाओगे तो
थीटा आप केवल अब इसमें ये जो कितना डिफॉर्मेशन हो उस टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। क्या ये आपने जो शियर स्ट्रेस अप्लाई किया या टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया वो थीटा पे डिपेंड करेगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन पे। लेकिन अगर बात करें अपन लिक्विड है ना या फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड के केस में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी थीटा बाई डी टी। मतलब अगर आपके पास कोई लिक्विड था, ये ऐसे लिक्विड था, आपने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे हो सकता है पहले डिफॉर्मेशन कितना हो जाए थीटा 1, बाद में डिफॉर्मेशन हो जाए थीटा 2, बाद में डिफॉर्मेशन हो जाए थीटा 3। तो ये मान लो पहले डिफॉर्मेशन T1 हुआ, ये लेंथ कितनी T1, फिर T2, फिर T3, इसका मतलब डी थीटा में कितना चेंज हुआ और उसके साथ आपका टी में चेंज कितना हुआ, जो ये थिकनेस कितनी मेरी हुई इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन की रेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो टोई बाई प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शियर स्ट्रेस। तो ये आपको देखना होगा कि सिंपल सा सॉलिड के अंदर और फ्लूइड के अंदर क्या है डिफरेंस है। अब बच्चों अगर ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा, अगर मान लो आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो और उसके बाद उसमें फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन भी हो रहा है, तो अगर कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे ये आपके पास कोई फ्लूइड है ना, तो डिफॉर्मेशन होता गया, तो इसी को ही क्या बोलते हैं अपन, फ्लो ऑफ फ्लूइड है ना। अगर डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली है इसका मतलब उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो ये आपका हुआ। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा है, केवल फ्लूइड क्या है, मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, उसके बाद सॉलिड और फ्लूइड के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये तो हुआ अपना बेसिक। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एक करके अपन कम से कम ये मानो 10 के आसपास अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो सारी इंपॉर्टेंट है। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, छोटे छोटे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो सब में कोई सी प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल से मैंने आपको बताऊं, सबसे पहले अपन मास डेंसिटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक वेट पढ़ेंगे, उसके बाद आपका कैपिलरी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, ये सारी क्या, ये वेपर प्रेशर, ये सारी क्या है इसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, वो सारी एक एक करके मैं डिस्कस करता जाऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, जिसके ऊपर अच्छा न्यूमेरिकल भी आता है और वो भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी में मास डेंसिटी। सिंपली जो आपने डेंसिटी पढ़ा है उसी को अपन, वो मास डेंसिटी होती है, जैसे अपन सिंपली उसको क्या बोल देते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो देखो जो डेंसिटी है क्या, देखो डेंसिटी किसको बोलते हैं अपन, मास पर वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डेंसिटी बोलते हैं। तो रो इक्वल्स टू m अपॉन v। तो आपसे पूछे, देखो अगर कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हो, इसकी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी चल रही है, तो आपको उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन, ये चारों चीज़ आपको आनी चाहिए। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे केवल ये पूछे कि आप स्पेसिफिक ये जो मास डेंसिटी है वो बताओ, आपको यूनिट और उसके डायमेंशन तक पता होनी चाहिए। क्योंकि आप 11th क्लास में अच्छे से डायमेंशन, एक चैप्टर था वो आप पढ़ के हो, आपको डायमेंशन भी पढ़नी है। तो रो है, इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं मास डेंसिटी को। होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास की यूनिट बताऊंगा तो कितनी होगी, मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछे तो केजी मतलब मास, मास की डायमेंशन कितनी होती है, m। नीचे क्या है, मीटर क्यूब, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l, और क्यूब है क्यूब, है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m l-3, और t तो है नहीं इसके अंदर, तो t, तो डायमेंशन क्या होगी, m l-, है ना। तो आपको पता भी चला कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वैसे आप सब लोग पढ़ के होंगे 12th क्लास में डायमेंशन के बारे में, लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ रहे हो कोई सब्जेक्ट तो आप उसे बेसिक से पढ़ो। तो ये आपका क्या है, मास डेंसिटी, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद। अगर सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है स्पेसिफिक वेट। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, स्पेसिफिक वेट।
देखो स्पेसिफिक वेट अपन किसको बोलते हैं? इट इज द रेशियो weight of the fluid and volume of that fluid। तो सिंपल सा अगर आपसे पूछे स्पेसिफिक वेट किसको बोलते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड एंड टू द वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड। इसका मतलब अगर स्पेसिफिक वेट की बात करूंगा उसको अपन किस तरह नोट करते हैं, अलग अलग बुक में अलग तरीके से नोट कर रहे हैं। कई जगह इसको गामा से नोट किया जाता है, कई बुक आप देखोगे उसको ओमेगा से नोट किया जाता है स्पेसिफिक वेट को। तो स्पेसिफिक वेट मैंने आपको बता दिया कि वेट क्या होगा उस लिक्विड का, उस फ्लूइड का, mg, और किससे डिवाइड करना है, किस किस का रेशियो है, वेट ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ दैट। तो mg अपॉन v, तो ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक वेट। अब m को आप क्या लिख सकते हो, बताओ m को क्या लिख सकते हो, मास को रो इंटू v इंटू जी अपॉन v, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ से मास की वैल्यू निकालेंगे, मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू वी। तो मैंने यहाँ पे मास की जगह क्या पुट कर दिया, रो इंटू वी। जी का जी मैंने वैसे का वैसे रखा और v से डिवाइड कर दिया, तो v को v से तो कर दिया कैंसिल, तो आपके पास स्पेसिफिक वेट की वैल्यू क्या आ गई, रो जी, है ना। तो आपको स्पेसिफिक वेट आ गया रो इंटू जी। तो अगर आपसे पूछे कि किसी भी फ्लूइड का अगर आपको स्पेसिफिक वेट निकालना है तो आप सिंपल सा जी की वैल्यू आप लोग सब जानते हो 9.81, और रो की जो भी फ्लूइड होगा उस फ्लूइड की कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू, जैसे अगर मैं मरकरी की बात करूं तो कितना होता है डेंसिटी 13600 kg पर मीटर क्यूब। अगर वाटर की बात करता हूं तो 1000, ऐसे सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। अब आप ये तो हुआ, अगर इसकी यूनिट की बात करोगे इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाइंड आउट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है, जो आप बेसिक फॉर्मूला जानते हो। बेसिक देखो, यूनिट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, अपने आप उसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जो उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, है ना, कि ये जो स्पेसिफिक वेट है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ये स्पेसिफिक वेट आप देखो, ये स्पेसिफिक वेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इस फॉर्मूले में देख सकते हो आप, एक तो रो और एक किसके ऊपर, जी के ऊपर, है ना। और अगर इसको और आगे देखूंगी, रो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रो क्या होती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मेनली डेंसिटी डिपेंड करती है कि वहाँ पे प्रेशर कितना है ना। अगर आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे, और एक दूसरी प्रॉपर्टी इस पर टेम्परेचर पे, है ना। तो मैं इस डेंसिटी का भी आपको आगे बता दूंगा कि प्रेशर और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। अपन क्या प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो अपन आगे अलग से टॉपिक में बता दूंगा। लेकिन अभी आपको बता दूंगी डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और अगर जी की बात करूँ, जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोकेशन के ऊपर, है ना। आपने देखा होगा कि मून के ऊपर जाते हैं तो अपना जो एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, g/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है अपना जो अर्थ के ऊपर जितना एक्सीलरेशन जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, तो उसका 1/6 हो जाता है। तो जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन। तो बच्चों इससे अपने को एक चीज़ सीखने को मिली है कि जो आपका डेंसिटी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। जैसे मेरे पास अगर कोई भी, जैसे मान लो ये माउस है, तो अगर इस माउस का मैं एक पार्ट अगर निकाल लूँ, इसका इतना सा पार्ट निकाल लूँ, तो उसकी डेंसिटी और इस बचे हुए पूरे माउस की डेंसिटी की बात करूंगा तो डेंसिटी क्या रहेगी बच्चों, डेंसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, उसकी डेंसिटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूंगा जी की, या ये अगर लोकेशन की बात करता हूं, तो ये ओमेगा आपका स्पेसिफिक वेट है, वो कैसी प्रॉपर्टी है, वो रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक वेट कैसी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है, और आपका जो डेंसिटी थी या मास डेंसिटी थी वो कैसी प्रॉपर्टी है, आपकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब अपन थर्ड देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है
स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, थर्ड का नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, सिंपल सा स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या है, रेशियो। सबसे पहले बता दो, डिनोट करते हैं इससे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जिसकी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है आपका उसकी डेंसिटी कितनी है, तो उसका जो रेशियो होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा है। तो बच्चों जब अपन लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेते हैं अपन, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हमेशा अपन लिक्विड स्टैंडर्ड जो फ्लूइड है वो कैसा लेते हैं, H2O वाटर लेते हैं। और अगर मैं गैस की बात करूंगा तो उस केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वो क्या लेते हैं अपन, एयर लेते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल, आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी है और वाटर की डेंसिटी कितनी है आपको पता होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी है, वाटर की। और अगर एयर की बात करूं तो एयर की डेंसिटी कितनी रहती है, 1 kg पर मीटर। तो सिंपल सा अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो तो आप उस फ्लूइड का डेंसिटी लिखो और डिवाइड में स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी लिखो और दोनों का फ्लूइड लेंगे। जैसे ये अपना क्लियर हो गया कि वाटर की डेंसिटी कितनी रहती है, एयर की कितनी रहती है, और लिक्विड के केस में क्या लेते हैं अपन, गैस के केस में क्या लेते हैं, किसको स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं, है ना। और अपन डिनोट किससे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो देखो अब मैंने स्टैंडर्ड लिक्विड की बात कर ली या वाटर की बात कर ली, तो ऐसा नहीं कि वाटर तो आपको जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पे भी मिल जाएगा, 20 पे भी मिल जाएगा, 50 पे भी मिल जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर तो वेरी कर सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप हर कोई सा भी टेम्परेचर ले लो। तो टेम्परेचर और प्रेशर आपको स्टैंडर्ड लेने होंगे। तो अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर आपको कौन सा लेना होगा, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए उसका, 4 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर की बात करूँ 101 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। तो स्टैंडर्ड, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूँगा अगर लिक्विड के केस में, तो उस केस में आपको वो जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस, और आपका प्रेशर कितना रहना चाहिए, 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पूछोगे सर गैस में भी तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि अगर वाटर के केस में ऐसा है तो एयर के केस में भी तो ऐसा ना, क्योंकि एयर भी तो हर टेम्परेचर पे मिलती है अपने को, है ना, उसमें भी टेम्परेचर वेरी कर सकता है। तो आप एयर के केस में क्या लोगे, जो भी आप एमटीपी होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है एयर का, वो आपको कंसिडर करना होता है ना। तो रूम टेम्परेचर की बात करते हो तो कितना रहता है, 27 डिग्री सेल्सियस आप लेते हो। तो जो भी एमटीपी पे जो भी कंडीशन है वो आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हुई, है ना। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, दो नाम आपने सुने होंगे, एक आपने कंप्रेसिबल और एक इनकम्प्रेसिबल, है ना। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल का मतलब अगर आप किसी की डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई करने से अगर डेंसिटी वेरी करती है, डेंसिटी डिक्रीज या इंक्रीज होती है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ऐसे फ्लूइड को आप क्या बोलोगे, कंप्रेसिबल बोलोगे। और अगर डेंसिटी प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपकी डेंसिटी वेरी नहीं कर रही है उस फ्लूइड की, तो आप उसको क्या बोलोगे, इनकम्प्रेसिबल बोलोगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड को आप नॉर्मली क्या कंसीडर करते हो, फ्लूइड को नॉर्मली अपन इनकम्प्रेसिबल क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि फ्लूइड आपका कैसा रहेगा, इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल नहीं है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी, अब देखो कंप्रेसिबिलिटी का अपने को पता कैसे चलेगा। जैसे मेरे पास बच्चों एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर था, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड बराबर, फ्लूइड में हो सकता है कोई गैस हो सकता है कोई लिक्विड हो, ये मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, फिल कर दिया। इसके ऊपर प्रेशर मैंने क्या अप्लाई किया, P, और इसका वॉल्यूम क्या था, V। जैसे ही आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया P प्लस डेल्टा T,
जैसे ही अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपको क्या इसमें वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, अगर ये कंप्रेसिबल है तो प्रेशर जैसे ही आप इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या होगा उसका डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ाया। कोई चीज़ कंप्रेस हो सकती है, इसका मतलब आप उसे कंप्रेस करके देखो ना, कंप्रेस अगर करोगे हो रही है, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है उसका। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है उसका मतलब क्या है, तो कंप्रेसिबल है। और आगे आपने अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो उसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या थी, इनकम्प्रेसिबल, है ना। तो ये अब इसमें ग्राफ बना कर देखें कि प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर कैसा ग्राफ बनता है। तो आप देखोगे इसका ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। ऐसा ग्राफ मतलब कि जैसे जैसे आप ऐसे देख सकते हो, इधर की तरफ क्या है प्रेशर और इधर की तरफ क्या है वॉल्यूम। तो जैसे जैसे आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हो तो वॉल्यूम देखो इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लूँ, ये लिया मैंने V1 V2, ये लिया मैंने P1 और P2, तो आप देख सकते हो इतना वॉल्यूम, आपने अगर वॉल्यूम इतना चेंज हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में प्रेशर भी इतना चेंज हुआ, है ना। तो दोनों चीज़ें क्या हो रही है, वेरी हो रही है। इसका मतलब जो आपने अभी इसकी आप जिसकी बात कर रहे हो क्या है, आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड है। अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। कंप्रेसिबिलिटी अपन किसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, देखो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1/β। देखो जो डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अब एक नया नाम और आ गया कि बल्क मॉडुलस बीटा। ये कहां से आया, इसको क्या बोलते हैं अपन, बल्क मॉडुलस। तो आपको डेफिनेशन पूछे कि कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन बताओ, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो ये आपकी कंप्रेसिबिलिटी। अब ये बल्क मॉडुलस देखते हैं बच्चों, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना, या प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। उसके अंदर 3 टाइप के आपने मॉडुलस पढ़े होंगे, है ना। एक पढ़ा होगा आपने यंग्स मॉडुलस, है ना, एक बल्क मॉडुलस, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 3 चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो उसी में से एक था आपका बल्क मॉडुलस। तो ये बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन होता है, बल्क मॉडुलस बीटा कैसे डिफाइन होता है। बीटा इक्वल्स टू होता है कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया और प्रेशर अप्लाई करने से उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया। यहाँ पे माइनस साइन लगता है, माइनस साइन क्या शो करता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए अपन जो चीज़ डिक्रीज होती है उसको शो करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो बीटा क्या होता है कि कितना प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, है ना। तो ये आपका क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। तो आपको पता चला कि बीटा है। अब जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी तो किससे डिनोट करें, अपन कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी K/1/β। तो कंप्रेसिबिलिटी K की वैल्यू आप निकाल सकते हो, K इक्वल्स टू 1/dP/-dT। तो ये आपकी क्या हो गई, कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन इसको ये फॉर्मूला जनरली अपन यूज में नहीं लेते हैं, इसका फॉर्मूला एक दूसरा फॉर्मूला होता है। देखो अब कई बुक में मैं आपको बता दूं, ये बल्क मॉडुलस को अपन कैसे डिनोट करते हैं, आप इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप अलग अलग बुक पढ़ोगे उसमें अलग। अब कई जगह कंप्रेसिबिलिटी को किससे डिनोट कर रखा है, बीटा से डिनोट करते हैं अपन, और बल्क मॉडुलस को कैसे, और कई जगह बीटा से। मतलब ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, आप पहले ही लिख देना, जब भी आप लिखो आप लिख देना। जैसे मैं इसमें इसको कैसे डिनोट कर देता हूँ, किसको, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, मैं लिख दूंगा यहाँ पे K और बीटा। मैं लिख रहा हूँ ये पे, तो आपको ध्यान रहे कि बीटा से किसको डिनोट कर रहा हूँ, कंप्रेसिबिलिटी को। आप जब भी एग्जाम में करते हो आप ये ऐसे लिख देना कि यहाँ पे क्या क्या आपने नोटेशन लिए, क्योंकि हर बुक में जो राइटर वो अपने हिसाब से कई बार नोटेशन ले लेता है, तो कुछ नोटेशन ऐसे होता है जो कॉमन रहते हैं, वो चीज़ें यूज होते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो K से किसको अपन नोट करते हैं, बल्क मॉडुलस। तो यहाँ से पता चला कि कंप्रेसिबिलिटी 1/K है, और K की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो बीटा क्या हो जाएगा आपका
ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि जो ये कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू है या जो बीटा की वैल्यू है, अपन ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। दूसरा फॉर्मूला आपने देखा होगा ऐसा कुछ रो के टर्म में, इसके टर्म में डेंसिटी के टर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्रेसिबिलिटी आप कंप्रेस करते हो तो कंप्रेसिबिलिटी डेंसिटी के टर्म में ही आती है। आप ही बोलते हो कि डेंसिटी अगर डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है तभी अपन बोलेंगे कि वो कंप्रेसिबल है इनकंप्रेसिबल, लेकिन यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्मूले में तो कहीं पर डेंसिटी आई नहीं, तो अपने को कहीं से कहीं से अपने क्या करना है, डेंसिटी लेके आनी पड़ेगी। तो कैसे लेके आएंगे? क्योंकि बच्चों जब भी मैं किसी भी बॉडी को कंप्रेस करता हूँ तो क्या उसका मास चेंज होगा? मास कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेस होकर हो सकता है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन उसका मास चेंज नहीं होता। इसका मतलब मास क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो मास को मैं रो भी लिख सकता हूँ, रो इंटू वी, रो डेंसिटी और वी वॉल्यूम, तो रो इंटू वी भी कांस्टेंट रहेगा। तो अब बच्चों इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो रो को छोड़ा वी का डी प्लस डी को छोड़ा रो का डी रो इक्वल्स टू कांस्टेंट का कितना? 0। तो आप इसे इधर की साइड लेके जाओगे, रो डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी रो, तो ये डी वी अपॉन वी इक्वल्स टू डी रो अपॉन, आइए माइनस का साइन लगा दूँ एक साइड, माइनस का साइन क्योंकि इधर है कोई सी साइड, एक साइड आप माइनस का साइन ले लो, तो माइनस डी वी अपॉन वी की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों? डी रो अपॉन रो लिख सकते हो। एक बार दोबारा समझ लो, मास किसी भी बॉडी का क्या रहेगा, किसी भी फ्लूइड का कांस्टेंट रहेगा। जब भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो अगर मास कांस्टेंट है तो रो इंटू वी भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि रो इक्वल्स टू क्या था? डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकता हूँ? रो इंटू वी। तो रो वी क्या रहेगा? कांस्टेंट। रो वी का मैंने एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, रो को छोड़ा वी का डी वी प्लस वी को छोड़ा रो का डी रो इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो अब रो डी वी इस वाले पार्ट को इधर लेके आ गया, रो डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी रो, और अब डी वी के नीचे वी लेके आ गया मैं, इस रो को इधर लेके आ गया और माइनस डी वी अपॉन वी की से क्या लिख सकता हूँ? डी रो को रो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन डी पी और माइनस डी वी अपॉन डी की से क्या लिख सकते हो? डी रो अपॉन। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका कंप्रेसिबिलिटी बीटा। तो अभी बीटा का फॉर्म क्या आ गया? डी रो डी पी अपॉन डी रो अपॉन। ये आपका ऐसा फॉर्मूला आपने कहीं जगह देखा होगा किसका? कंप्रेसिबिलिटी का। ठीक है, अगर इसको और अपन और अच्छे से करें तो अब इसको ऊपर क्या आ जाएगा? डी रो आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी पी इंटू, ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैं ऊपर लेके चला गया। ठीक है, ये बच्चों क्या है? कंप्लीट आपकी कंप्रेसिबिलिटी। तो अभी अपन ने केवल 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन कौन सी? पहली पढ़ी थी मास डेंसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक वेट, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी और 4th नंबर पे कंप्रेसिबिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपन आगे जितनी भी सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी है, ये सारी अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।